अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। इसे डिजीज़ तो नहीं हम कह सकते, ये डिसऑर्डर है या डिजीज़ है, लेकिन ये कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। इसके हवाले से बात करेंगे। आज बात करेंगे एट्रोफी के हवाले से। एट्रोफी डिक्रीज़ इन साइज़ को कहा जाता है, यानी किसी भी चीज़ का अपनी नॉर्मल साइज़ से कम हो जाना, डिक्रीज़ हो जाना। ये डीजेनरेशन के ज़ुमरे में भी आता है। एट्रोफी की अगर बात की जाए तो ये वेस्टिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, टिश्यू हो सकता है। यानी बॉडी का कोई हिस्सा, कोई ऑर्गन, कोई टिश्यू अगर वेस्ट होता जा रहा है तो उसको हम कहेंगे एट्रोफी। यानी ये नॉर्मल अपनी जो डेवलपमेंट होती है उससे कम हो जाता है साइज़ में, तो इसको कहा जाता है एट्रोफी। और ये होता क्यों है, इस हवाले से हम बात करते हैं कि बायोलॉजिकली अगर देखें तो इट इज़ ड्यू टू सेलुलर श्रिंकेज, यानी कि सेल का श्रिंक हो जाना। यहाँ पर एक बात नोटिस की जा सकती है कि ये सेलुलर चेंजेस की वजह से होता है। सेल लेवल पे अगर चेंज आ जाए तो वहाँ एट्रोफी होती है। और फिर इसमें जो चीज़ें लॉस हो जाती हैं, जब बॉडी का कोई हिस्सा श्रिंक करता है तो कौन सी चीज़ें कम हो जाती हैं, वो हैं ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म और प्रोटीन्स। इनका वेस्टेज हो जाता है। याद रखिए, अगर कोई लंबा अरसा किसी बीमारी में मुब्तला रहे और वो बेड रेस्ट पर हो तो ये एक एग्ज़ाम्पल है एट्रोफी हो जाने की। तो ऐसे में बॉडी का कोई ना कोई पार्ट ज़रूर एट्रोफिक हो जाता है। आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। आपकी राय हमारे लिए मुकद्दम है और इस पे वीडियो भी अपलोड की जाती हैं, वीडियो ऑन रिक्वेस्ट भी की जाती हैं। ये भी उन्हीं में से एक वीडियो है। पैथोलॉजिकली अगर देखा जाए तो एट्रोफी जो है ये क्रॉनिक स्ट्रेसर्स की वजह से भी होती है, जैसा कि फिज़िकल इंजरी का हो जाना या कोई डिज़ीज़। इसके अलावा इमोबलाइजेशन, यानी कि मोबाइल ना होना, यूज़ में ना होना, हरकत ना कर रहा हो अगर कोई, तो ऐसे में। इसके अलावा डिसयूज़ भी इसकी वजह हो सकती है। डिसयूज़ से आप जानते ही हैं कि डिसयूज़ का मतलब होता है किसी ऑर्गन का इस्तेमाल में ना होना या उसका कम इस्तेमाल होना। एट्रोफी कब होती है, यहाँ ये क्वेश्चन रेस होता है और इसका आंसर ये है कि जब मसल्स नर्व सेल्स से स्टिमुलेटेड ना हो रहे हों, यानी उनको नर्व्स के सिग्नल्स नहीं पहुंच रहे हों, तो ऐसा होना शुरू हो जाता है। अब जान लेते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से। तो कॉजेज़ के हवाले से आपसे बात करती चलूँ। मेल न्यूट्रिशन, एज, जेनेटिक्स, ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। अगर किसी को मेल न्यूट्रिशन है, यानी प्रॉपर ग़िज़ाइयत नहीं जा रही, तो ये भी एक वजह हो सकती है एट्रोफी की। एजिंग फैक्टर भी इसकी वजह होती है। इसके अलावा जेनेटिक्स, यानी कि विरासती भी यह मामले होते हैं। और लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, ये चीज़ भी है कि अगर फिज़िकली कोई एक्टिव नहीं है ज़्यादा तो उसमें भी ये चीज़ हो जाती है। फिर है पेन और वीकनेस इन मसल्स, यानी अगर किसी के मसल्स में मुस्तकिल पेन रहती हो या मसल्स वीक हों तो वो भी श्रिंक कर जाते हैं और उनमें भी एट्रोफी हो जाती है। इसके अलावा अगर कहीं बर्न हुआ हो, यानी कोई हिस्सा बर्न कर गया हो, जल गया हो, वहाँ पर भी ये कंडीशन डेवलप कर जाती है। इंजरीज़ भी इसकी वजह होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व इंजरीज़ भी जो हैं वजह बन जाती हैं। फिर स्ट्रोक भी इसकी एक वजह है। पॉइंट टू बी नोटेड के एजिंग फैक्टर की वजह से ऐसा हो तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सार्कोपेनिया कहा जाता है। सार्कोपेनिया पे मेरी एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जबकि यूजुअली बात की जाए तो 30s में, यानी अर्ली 30s में, 30 साल की इब्तदाई उम्र में ये सिलसिला स्टार्ट हो जाता है समटाइम, और 3 से 5% लोग इससे मुतासिर होते हैं। यहाँ हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स के हवाले से। तो इसकी ग्लैंडुलर टाइप है जो ज़्यादा फेमस होती है और ज़्यादा देखने में आती है, यानी ग्लैंड्स पे इसका असर होता है। और ये होती है ज़्यादातर स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से और इसके अलावा लैक ऑफ न्यूट्रिशन से। ये कोई डिज़ीज़ भी हो सकती है जिसकी वजह हो।
इसके अलावा वेजाइनल एट्रोफी होती है, ये यूजुअली पोस्ट मीनोपॉज़ल कंडीशन में होती है कि मीनोपॉज़ के बाद जो है फीमेल्स में ये प्रॉब्लम देखने में आती है। विमेन में ऐसा होता है कि वेजाइनल वॉल्स जो होती हैं वो थिन हो जाती हैं और उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। फिर है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स की एट्रोफी जो होती है उसमें 2 टाइप्स होती हैं फर्दर, जिसमें डिसयूज़ एट्रोफी होती है और न्यूरोजेनिक एट्रोफी होती है। जो डिसयूज़ एट्रोफी है वो तो नाम से ही पता चल रहा है कि डिसयूज़ यानी प्रॉपर यूज़ नहीं किया जा रहा, या फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना, यानी कि ऐसे लोग जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते उनमें ये चीज़ देखने में आती है। न्यूरोजेनिक एट्रोफी जो है वो किसी इंजरी की वजह से होती है या किसी डिज़ीज़ की वजह से होती है, या फिर समटाइम ऐसा होता है जिसकी एग्ज़ाम्पल गिलिन बैरन सिंड्रोम है, जिस पे पूरी वीडियो मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। पोलियो भी इसकी एक एग्ज़ाम्पल है और उसकी वजह से भी होता है। इसके बाद जो टाइप है वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, और ये जो है सेंटर ऑफ द बॉडी को मुतासिर करती है। इसमें फिर रफ्ता रफ्ता वॉकिंग भी मुश्किल हो जाती है, यानी चलना भी मुश्किल, मूव करना भी मुश्किल, और ब्रीदिंग भी मुश्किल होती जाती है, यानी सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी होती है, उसमें कोई भी सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है। फिर इस तरह डिसयूज़ एट्रोफी है, वो नाम से ही आपने देख लिया कि डिसयूज़ में आपसे पहले भी मैंने बताया कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना, या किसी ऑर्गन को प्रॉपर्ली अगर यूज़ नहीं किया जा रहा हो, या उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया गया हो, तब भी ऐसा होता है। जैसे स्पोर्ट्समैन में भी ये चीज़ देखने में आती है। और इसके बाद बात कर लेते हैं हम मेडिसिन्स के हवाले से कि इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले छोटी-सी गाइडलाइन देती चलूँ कि इसके लिए याद रखिए, ट्रीटमेंट में फ़िज़ियोथेरेपी बहुत ज़रूरी होती है, फ़िज़ियोथेरेपी ज़रूर कीजिए। एक्सरसाइज़ बहुत मैटर करती है। अगर एक्सरसाइज़ करते हैं तो मसल्स का जो डिसयूज़ होना है वो ठीक होने लगता है, और उनकी जो वो रुका हुआ हिसाब होता है, या यूँ कह लीजिए कि उनकी अफ़ज़ाइश नहीं हो रही होती, डेवलपमेंट में जो डिक्रीज़ आ रहा होता है, या ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही होती एक्सरसाइज़ की वजह से। और फिज़ियोलॉजिकली जब हम उसको देखते हैं तो वो ठीक हो जाती है। यहाँ अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के हवाले से कि वो कैसा काम करती हैं, तो वो बेहतरीन काम करती हैं। प्लम्बामेट क्लिनिकली भी मैंने देखा कि बहुत अच्छा काम करती है। इवन कि ये यहाँ आपको एक टिप देती चलूँ कि किडनीज़ के श्रिंक होने पे बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स हैं प्लम्बामेट के, और इसके अलावा ये ओवरऑल द बॉडी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ब्रेन की अगर ब्रेन को मुतासिर कर रही है एट्रोफी, तो फास्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर ये है कि बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनमें मैं आपको नाम लेती जाती हूँ और बताती जाती हूँ। अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्पटम हम इनको इस्तेमाल करते हैं और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। उनमें फास्फोरस है, कोनियम है, ब्राइटाकार्ब है, जिंकमेट है, आयोडियम है, औरमेट है, और कालीफॉस हमारी मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं। मेडिसिन और भी बहुत सी हैं, लेकिन ये वो मेजर मेडिसिन हैं जिनके हवाले से मैंने आपको गाइडलाइन दी, और जल्सीमियम भी इसमें शुमार होती है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और सलामती अता करे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।